आपको एक रेशो दिखा रहा हूँ, और रेशो दिखा रहा हूँ, दो भाई हैं, एक है ए और एक है बी, सही। दोनों ने मिलके अभी रमजान रमजान कह रहा हूँ, बकरीद में एक गाय की कुर्बानी करी, और उनको जो रेशो हुआ A:B, वो हुआ 3:4, सही है। इसका क्या मतलब है? दो भाइयों ने मिलके एक गाय की कुर्बानी करी और रेशो हुआ 3:4, इसका क्या मतलब? अरे कोई तो मतलब समझ किस आ चीज रहा का है। रेशियो सर, किस चीज का रेशियो? एक एक गाय दो भाई थे ए और बी, दोनों ने मिलके एक गाय की कुर्बानी करी, सही है। तो अब गाय की कुर्बानी करी है, तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं किस चीज का रेशो, गाय के हिस्सों में रेशो है ये, सही। तो मैंने कहा भाई A:B, यानी कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो गाय का रेशो हुआ वो 3:4 का रेशो हुआ। तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब कि पहले भाई को ए को 3 पार्ट्स मिले पूरी चीज में से और दूसरे को 4 पार्ट्स मिले। ठीक, सही। यानी कि एक भाई को, छोटा भाई जो था उसको 3 हिस्से मिले, और जो बड़ा भाई था उसको 4 हिस्से मिल गए, राइट। अब जो गाय ये भाई लेकर आए थे वो मेरी तरह स्मार्ट सी थी, उसका टोटल वेट था 70 kg, यानी उसमें से जो गोश्त निकला उसका वेट था 70 kg। बाकी जो उसमें मतलब अपना उसके और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो खैर हमने हटा दिए, सिर्फ जो उसमें गोश्त निकला वो टोटल 70 kg निकला, स्मार्ट सी गाय थी, सही है। बताइए ए को कितना गोश्त मिला? बड़ा आसान सा सवाल किया मैंने, ये बड़ा आसान सा सवाल किया। आपने इस टोटल गोश्त के कितने हिस्से करने हैं? 7। 7 हिस्से करने हैं। अरे ए को 30। ठीक है, ए को 30, सही है। और बी को कितना मिला? 40। 40। देखिए, मैंने ए की जब बात की तो A = 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 70, सही है बात। तो ए को 30 kg मिला, ये 7 कहां से आ गया? पूरे दोनों पार्ट्स को ऐड करके ताकि हमें पता चले कि पूरे पार्ट्स कितने हैं। हम्म, यानी जब हम ये रेशो आपको देते हैं ना, तो ये रेशो आपको बताता है ए के पार्ट्स या ए के हिस्से कितने हैं। ए के 3 पार्ट्स हैं, बी के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, और टोटल कितना है? टोटल 7 पार्ट्स है। इज दैट राइट? जी। तो जब बात की जाए ना ए को क्या मिला है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ए को हिस्से कितने मिले हैं। ए को 3 हिस्से मिले हैं टोटल 7 में से, यानी 3/7। किस चीज का? 70 का। 70 क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ, क्या कहेंगे उसे, बीफ दैट इज अवेलेबल, सही। बी की बात करें तो बी क्या है? 4/7 या 4/7 या 4/7 ऑफ 70, सही है। तो कभी भी ये रेशो लिखा हुआ देखो ना, 3:4, तो रेशो का मतलब हमेशा स्ट्रेट अवे 3/4 मत निकालो, पहले सवाल समझो कि सवाल क्या पूछ रहा है, सही है। 3:4 को हमेशा फ्रैक्शन बनाकर नहीं लिख सकते, वो डिपेंड करता है सवाल में। अगर मैं ए और बी का रेशो पूछ रहा हूँ तब तो चलो 3/4 करके आपने कुछ कर लिया, लेकिन अगर मैं टोटल करके पूछ रहा हूँ तो फिर आपको एहतियात करनी है, सही है। तो 3:4 इज नॉट ऑलवेज नेसेसरीली 3/4, दैट एंटायरली डिपेंड्स कि किस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, ओके। अच्छा, अब जरा एक बात सीखिएगा, देखिए रेशो के जितने भी सवाल होते हैं ना,
उन क्वेश्चंस में हम करते क्या है आपके साथ यार, हम आपको सबसे पहले दो क्वांटिटीज का जिक्र करेंगे। वो दो क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती है। एक होगा क्वांटिटी वन, लेट से वो ए है। दूसरा होगा क्वांटिटी नंबर टू, लेट से वो बी है। सही है। अगर आपने दो क्वांटिटीज के सवाल का स्ट्रक्चर समझ लिया तो तीन क्वांटिटीज के सवाल का स्ट्रक्चर मुझे आपको समझाने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। अब सवाल करता क्या है? सवाल आपको सबसे पहले बताएगा रेशो। ठीक है। उसके बाद वो आपको ए की वैल्यू शायद बता दे, उसके बाद वो आपको बी की वैल्यू शायद बता दे, उसके बाद वो आपको बताएगा टोटल, जिसका मतलब ए प्लस बी, और उसके बाद एक चीज डिफरेंस, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ए माइनस बी या बी माइनस ए भी हो सकता है। सही है। ये मान के चलो कि तुम्हें रेशो हमेशा दिया होगा। सही। राइट। जी। और फिर जो है मैं तुम्हें इन चारों में से किसी एक चीज की वैल्यू दूंगा, ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी में से किसी भी एक चीज की वैल्यू दूंगा, और फिर उसके बाद मेरी मर्जी है, मैं बाकी तीनों में से कोई भी एक चीज पूछ लूंगा तुमसे। सही है। यानी सवाल तुम्हारे पास किस तरह का आ सकता है? हम तुम्हें एक कैटेगरी ये है कि हम तुम्हें रेशो दे दें, साथ में हम तुम्हें ए प्लस बी यानी टोटल दे दें, और हम तुमसे सिर्फ ए की वैल्यू पूछ लें। ये एक केस है। राइट। जी। दूसरा केस, मैंने तुमसे क्या कहा, ये मान के चलो कि रेशो तुम्हें हमेशा मिलेगा। मैं तुम्हें रेशो दे दूं, मैं तुम्हें ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब दोनों चीजों का डिफरेंस दे दूं, और फिर हो सकता है मैं तुमसे कोई एक वैल्यू बी पूछ लूं। सही है। फिर उसके बाद एक और चीज हो सकती है, मैं तुम्हें रेशो दे दूं, मैं तुम्हें लेट से ए दे दूं, और मैं तुमसे ए प्लस बी पूछूं। समझ के चलो कि यही फिलहाल तीन चीजें हैं जो आएंगी। ठीक है बात। जी। और अगर किसी पॉइंट पे लगे कि बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। ठीक है। जो लोग रेशियो रेट प्रोपोर्शन के फॉर्मूले रट कर बैठे रहे, फॉर्मूले छोड़ दीजिए। ठीक है। ओ लेवल जिसको करना है या आईजीसीएसई भी अब जिसको करना है, याद रखिए ओ लेवल और आईजीसीएसई दोनों फॉर्मूले याद करके नहीं होता। अगर आप फॉर्मूले याद करके ओ लेवल या आईजीसीएसई करने जा रहे हैं तो शायद आप ओ लेवल या आईजीसीएसई कर लेंगे, बट उसके बाद आपको लग पता जाएगा कि हमने ओ लेवल के नाम पर मजाक किया है। ठीक है। तो फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट करना सीखे, अभी से फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट करना सीखे। कोई भी खड़ा होकर आपको सिर्फ फॉर्मूला बताकर जा रहा है और आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा है, या क्लास में आके साइड में सारे फॉर्मूले लिख देता है और सवाल लिखने के बाद कहता है कि बेटा जरा देख कर बता दो इन चार फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला इज मैचिंग द गिवन सिचुएशन। ठीक है। उसको वहीं पे रोक दें आप, उसको बोले नहीं पहले बताओ ये फॉर्मूले आए कहाँ से, उसके बाद फिर जो है वो बात करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले रटे मत। चले भाई, मैं कोशिश करता हूँ कोई सवाल अब थोड़ी मिलेगा। चलो मिल गया, किस्मत अच्छी है। सबसे पहले बेटा सवाल का ना, जिसे हम कहते हैं कि जरा पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। अंबर एंड पेब्लो
समझ में नहीं आ रहा कौन लोग है ये। अंबर एंड पेब्लो शेयर $280 इन द रेशो 2:5। अब मैंने आपको नीचे 3 केस दिए कि सवाल आपको रेशो देगा, उसके बाद सवाल आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू दे के बाकी कुछ भी पूछ सकता है, टोटल दे के कुछ भी पूछ सकता है, या दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस दे के कुछ भी पूछ सकता है। सही, चलिए जरा यहाँ देखिएगा। अंबल एंड पेब्लो कितने लोग हैं? 2 2 लोग हैं। उसके बाद उनके पास कितने पैसे? $280। 280। ये टोटल है कि अंबर का अमाउंट है कि पेब्लो का अमाउंट है कि इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस है? टोटल है। ये टोटल। अंबर को कितने हिस्से मिले? 2। 2। पेब्लो को कितने हिस्से मिले? 5। टोटल पैसों के कितने हिस्से किए उन्होंने? 7। टोटल पैसों के 7 हिस्से किए, इसलिए उसमें से अंबर को 2 और पेब्लो को 5 मिल गए। सही है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर ये वाली आदत है ना कि बस ये देखा और इसको ये लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? आपने टोटल पैसों के कितने हिस्से किए हुए? 5। सही है। तो बस यही मैं कह रहा हूँ, आंखें बंद करके रेशो को डायरेक्टली फ्रैक्शन मत लिखें। सही। अच्छा भाई, तो मेरे पास फिलहाल रेशो का मतलब मैं कह सकता हूँ, तो मुझे एक तरीके से A:B पता है, विच इज 2:5। सही है। यानी मुझे पता लग गया ए में कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स, ये लिखते नहीं है, मैं समझा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। बी में कितने पार्ट्स है, ये भी मुझे पता है, 5 पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 7 पार्ट्स। ठीक है। और टोटल वैल्यू कितनी है? $280। ये ए प्लस बी मैंने 2 दफा लिखा है, बट दोनों जगह पे फर्क है। एक जगह मैंने पार्ट्स को ऐड किया और एक जगह मैंने वैल्यू को ऐड किया हुआ है। सही है। जी। मैंने आपसे आपको क्या कहा कि आपको रेशो दिया जाएगा, उस रेशो के बाद आपको कोई एक चीज, या तो ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या टोटल की वैल्यू या दोनों के पार्ट्स के डिफरेंस की वैल्यू। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है। जी। और आपसे पूछा क्या है? पाब्लो को शेयर। पेब्लो को कितने हिस्से मिले हैं ये पूछा है। जी। पेब्लो को कितने हिस्से मिले हैं और से देखो, नहीं, पाब्लो को कितने टोटल मिले, पैसे कितने कितना मिले? कितना पैसा मिला है, कितना अमाउंट मिला है। ठीक है। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि पेब्लो को हिस्से कितने मिले? इससे 5 मिले। 5 मिले। ठीक है। तो अगर पेब्लो का शेयर चाहिए मुझे, तो पेब्लो का शेयर निकालने के लिए मुझे पता है कि पेब्लो को 5 हिस्से मिले हैं आउट ऑफ 7। 5 ऑफ 7। 7 में से 5 हिस्से पेब्लो को मिल गए। आपने किस चीज के 7 हिस्से किए होंगे? 280। 280 के। यानी पेब्लो को क्या मिला है? 5/7 ऑफ 280। इज दैट राइट? जी। और अब आपको पेब्लो का शेयर पता लग जाएगा। 7 20। कितना बन रहा है? $200। सही है। मैंने आपको ये नहीं किया कि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पहले मैंने आपसे लिखवाया कि पेब्लो को क्या मिला, 5 मिला है। कितनों में से? 7 में से। किस चीज का? 280 का। सही है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे पास $200 है, उसमें से 1/4 मुझे दे दो। यानी अपने पैसों के कितने हिस्से करो तुम? $200 है, उसका 1/4 मुझे दे दो, तो अपने पैसों के कितने हिस्से करोगे? बताओ। 4। 4 हिस्से करोगे। और उसमें से कितने मुझे दे दोगे? 1। यानी मुझे क्या दोगे? 1/4 ऑफ द टोटल दैट यू हैव अवेलेबल। तो वो कितना आएगा? 50।
तुम 200 के 4 हिस्से करके देखो, हर हिस्सा 50-50 का बनता है, उसमें से एक मुझे दे रहे हो तुम। सही है। जी तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में, किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी तो खैर आपने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है खास, मतलब अगर कोई ग्रेड 10 पढ़ के बैठा हुआ है तो शायद उसको एक आइडिया होगा, लेकिन अभी तक आपने कुछ खास नहीं पढ़ा हुआ। ग्रेड 8 तक तो आप कुछ भी नहीं पढ़ते, 9th में कभी हम कुछ पढ़ा देते हैं, कभी नहीं भी पढ़ाते। ठीक है। तो 8 तक तो मतलब कुछ पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है। आगे जो टॉपिक्स है ना, आपको उन टॉपिक्स का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि यार ये टॉपिक असेसमेंट आती कैसे है इन टॉपिक्स की। ठीक है। किस तरह के स्ट्रक्चर होकर आते हैं सवाल, फिर हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। तो खैर, तो अगर रेशो का सवाल पढ़ना है तो पहले समझ में आना चाहिए कि सवाल आता किस तरीके से है। चले, डॉक्यूमेंट ही गलत हो गया, चलो भाई। सबसे पहले तो सवाल रेशो का है, तो मैं अभी आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जन्नत वाला पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो रेशो के सवाल में आपको ये नजर आ जाएगा, ऐसे समझ लें। अभी शुरू किया है तो फौरन नहीं डराऊंगा, इसको देखते ही समझ में आ जाए सवाल रेशो का है। अब सवाल रेशो का है तो उसमें रेशो, तो मैंने आपसे क्या कहा कि रेशो तो वो आपको हमेशा बताएगा। सही है, ये बात हुई ना हमारी, रेशो तो वो आपको हमेशा बताएगा। ठीक है, यानी वो हमेशा बताएगा कि दो लोग हैं, दो लोग में से पहले बंदे को इतने हिस्से मिले, दूसरे बंदे को इतने हिस्से मिले। सही। जी उसके बाद चार चीजें आती है, उसके बाद आता है पहले वाले की वैल्यू, दूसरे वाले की वैल्यू, दोनों की कंबाइंड वैल्यू, या दोनों की वैल्यू का डिफरेंस। इनमें से कोई एक चीज बताएगा, और फिर उसके बाद बाकी तीन में से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, राइट। जी चलो, पहली लाइन में तो आमना, सॉरी, एना एंड रिया शेयर सम मनी इन द रेशियो 5:9। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है एना और रिया, कोई भी होती रही ये लोग। ठीक है, हमें रेशियो से मतलब है, रेशियो में मिल गया। रिया रिसीव्स $8 मोर देन एना। ये क्या है, ए है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए और बी की कंबाइंड वैल्यू है, या ए और बी का डिफरेंस है। ए और बी का डिफरेंस। ए और बी का डिफरेंस है। ठीक है ना। डिफरेंस वाले सवाल आपको तंग करते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत तरीकों से बताया जाता है। सही। हाँ, बस ये नहीं बताते वो, कभी भी ये नहीं कहते कि एना और रिया का डिफरेंस इतना है। इसके अलावा वो हर चीज इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कहेंगे आपसे कि इन दोनों का डिफरेंस इतना है। कभी वो बहुत ही नेक इंसान पेपर बनाए मेरे जैसा तो एक अलग बात है। सही। वरना तो वो हमेशा घुमा फिरा कर ही बोलेंगे। वर्क आउट द टोटल अमाउंट दैट इज शेयर्ड। चलो जरा देखते हैं। रेशो, जैसे मैंने आपसे कहा कि रेशो तो आपको दिया होगा, यानी आपको ए और बी का रेशो तो पता है। सही है। उसके बाद क्या चीज पता है, ए पता है, बी पता है, कि ए प्लस बी पता है, कि ए माइनस बी पता है। ए माइनस बी। ए माइनस बी पता है। पूछा क्या है मैंने आपसे, A plus B. ए प्लस बी, यानी इसका और इसका तो कोई काम ही नहीं बचा। सही है, इतनी बात सही है। जी. अब सबसे पहले अगर मैं ए पूछता तो कितने पार्ट्स की वैल्यू पूछता तुमसे, 5. 5 पार्ट्स। बी पूछता तो कितने पार्ट्स की वैल्यू पूछता, 9. ए प्लस बी पूछता तो कितने पार्ट्स की वैल्यू पूछता, 14. और ए माइनस बी पूछता तो कितने पार्ट्स की वैल्यू पूछता। 4. 4। ठीक है, ये तो मैंने बात की अगर पूछता। अब मैं कहूं अगर मैंने ए बताया होता तो मैंने कितने पार्ट्स की वैल्यू बताई होती। 5 बी की वैल्यू बताई होती तो वो कितने पार्ट्स की वैल्यू बताई होती। 9 ए प्लस बी की वैल्यू बताई होती तो कितने पार्ट्स की वैल्यू बताई होती। 14 14 पार्ट्स। ए माइनस बी की वैल्यू अगर बताई होगी तो कितने पार्ट्स की वैल्यू बताई होगी। 4
अब जरा देख कर बताओ, मैंने इसमें से बताया हुआ कितने पार्ट्स है और पूछा हुआ कितने पार्ट्स है तुम्हें? बताया 4 4 पार्ट्स का है parts और पूछा 14 पार्ट्स का है। ठीक है, यानी मैंने आपको 4 पार्ट्स की वैल्यू बताई हुई है। अब आपको इसको लिखना आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको 4 पार्ट्स की वैल्यू बताई है। अब आपको पता है 4 आउट ऑफ 14 पार्ट्स ऑफ द टोटल, ये बात सही है? टोटल के कितने पार्ट्स है? 14 पार्ट्स है। अगर आप 14 पार्ट्स करें टोटल के और उसमें से 4 ले लें तो कितना बनता है? शाबाश। 8। ठीक है, आपके पास जो भी टोटल अमाउंट है आपने उसके 14 पार्ट्स करने हैं। ये बात तो आप ही ने बताई ना मुझे, सही है? जी अब उसमें से लेने कितने आपने? आपने उतने लेने हैं जितने की वैल्यू सवाल ने आपको बताई है। सवाल ने आपको 5 पार्ट्स की वैल्यू बताई है, 9 पार्ट्स की वैल्यू बताई है, 14 पार्ट्स की वैल्यू बताई है, या 4 पार्ट्स की बताई है। उतने पार्ट्स आपने लेने हैं। यानी यहाँ तो जो आपने लिखना है वो तो आपको तय करना है, और यहाँ वो लिखेंगे जो हमें पता है। हमें कितने पार्ट्स की वैल्यू पता है? 4 पार्ट्स की वैल्यू पता है, सही है? तो मैंने जी कहा कि अगर मैं टोटल के 14 पार्ट्स करूं और उसमें से 4 पार्ट्स एक तरफ कर दूं, सही है? तो ये किसके बराबर बनता है? ये बराबर बनता है 8 के। इज दैट राइट? जी सवाल ने आपसे क्या चीज पूछी है? टोटल अमाउंट। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है विच इज टोटल। ऐसी बात है। तो 4/14 का मतलब हो गया 2/7 मल्टीप्लाइड बाय टोटल इज इक्वल टू 8। मुझे टोटल की वैल्यू चाहिए, तो ये 2/7 का मैं क्या करूं बताओ? 7 को उस तरफ ले जाऊं तो वहां जी जाकर मल्टीप्लाई, और 2 को उस तरफ ले आऊं तो वहां पर आकर, बोलो, 7 यहां पर आकर मल्टीप्लाई और 2 यहां पर आकर डिवाइड। इज दैट राइट? जी पहले 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं या पहले 8 को 7 से डिवाइड करूं? इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा मैंने। पहले डिवाइड करना चाहिए, सही है? ये मेथड सीखिए, सही है? ये वाला मेथड सीखिए, फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन वाला। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, आप फंस गए पेपर में बैठे हुए, आपको मेथड नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको कितने पार्ट्स की वैल्यू दी है? 4 पार्ट्स की वैल्यू दी है। 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 8। कितने पार्ट्स की वैल्यू पूछी मैंने आपसे? बताओ। 14 पार्ट्स की वैल्यू पूछी है मैंने आपसे, सही है? जी 4 पार्ट्स की वैल्यू है $8, 14 पार्ट्स की वैल्यू है एक्स। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, तो मैंने एक्स ले लिया, सही है? तो आपने सीधा सीधा इनको लिखा, और फिर 4 पार्ट्स की वैल्यू के सामने 8, 14 पार्ट्स की वैल्यू अननोन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला मेथड कहलाता है प्रोपोर्शन मेथड, सही? ये मेथड जब मैं पढ़ाता हूं ना किसी को भी, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि एग्जाम में बैठकर तुम्हारे मार्क्स लूज नहीं करो तुम। ठीक है, ये मेथड तुम्हें सिखाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, ये मेथड कुछ भी नहीं सिखाता। ये मेथड हम सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा अगर एग्जाम में बैठा हुआ है तो कम से कम वो एग्जाम में सवाल करके नंबर हासिल कर ले। और 100 में से 100 नंबर लेकर आने वाला बच्चा हमेशा ज़हीन भी होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने खुद ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, आता जाता कुछ नहीं है उनको। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 100 में से जो बच्चा 100 लेकर आ रहा है वो मैथ्स में अच्छा है, उसको सिर्फ पेपर सॉल्व करना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये वाला मेथड मैं किसी को पढ़ाता हूँ ना अगर, ठीक है, तो अब जो लोग मुझसे स्कूल में पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। ऑनलाइन क्लास में नहीं बोलूंगा वैसा, खैर। तो
बस अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो। ये सिर्फ एक बार सिखाऊंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा अपने मेथड पे। जी 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, बीच में इज इक्वल टू लगाया, 14 को मल्टीप्लाई किया 8 से। आपको x की वैल्यू चाहिए है 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 14 2 जार $28। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन वगैरह पढ़ चुके हैं उन्होंने यकीनन ये मेथड पढ़ा होगा। दोबारा बता दूं, ये मेथड कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, ये सिर्फ जान छुड़ाने के लिए पढ़ाया जाता है ताकि पढ़ाने वाले को भी मेहनत नहीं करनी पड़े, पढ़ने वाले को भी मेहनत नहीं करनी पड़े, एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। हर एक को ये गलतफहमी रहे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हमारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, मगर ये सब 2 नंबर है। ठीक है, ये सब कोई अच्छा पढ़ाने की दलील नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपको आवा नहीं रहा था इसलिए आपके टीचर ने आपको सिर्फ पास होना सिखा दिया। चलो, नहीं ये नहीं अभी, एक तो यार अच्छा मुझे याद आ गया क्या हुआ ये। जुल्म हो गया भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 55। अ ट्रायंगल हैज वन एंगल ऑफ 55 डिग्री। अब ये तो मानोगे ना, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर एक ट्रायंगल की बात हो रही है तो उसका टोटल एंगल 55 डिग्री तो नहीं होता। सही है ना, ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज। 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा जरा देखते हैं। अ ट्रायंगल हैज वन एंगल ऑफ 55 डिग्रीज। एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 55 डिग्री का है। द अदर टू एंगल्स इन द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट द, नहीं ये नहीं हुई, तीन क्वांटिटीज नहीं कर रहे हम, तो जुल्म नहीं कर रहे। हाँ 54 पहले करें, पहले आसान सवाल करेंगे फिर उसके बाद। उमर एंड जमील, कौन से जमाने का सवाल है, आजकल तो ऐसे नाम नहीं होते। उमर एंड जमील शेयर $540 इन द रेशियो 7:2। रेशो दिया हुआ है। जी। पहले हिस्से में पहले बंदे के पास कितने हिस्से? 7 यानी उमर के 7 हिस्से, जमील के कितने हिस्से? 2 2। आपको उमर की वैल्यू पता है? पढ़ो पढ़ो तसल्ली से पढ़ो, उमर की वैल्यू पता है? नहीं। जमील की पता है? नहीं। आपको उमर और जमील की वैल्यूज में कितना डिफरेंस है वो पता है? नहीं। एक ही चीज बची, फिर उसके बाद आपको उमर और जमील के पास मिलाकर कितने पैसे, फिर वो पता होगा। जी जी। कितने पैसे उमर और जमील के पास मिलाकर? $540। $50 ये कितने पार्ट्स की वैल्यू है? 9। 7 पार्ट्स की कैसे भाई? 7:2। अबे तो 9 पार्ट्स हो गए ना टोटल, जी जी 9 पार्ट्स की वैल्यू। मैंने किस चीज की वैल्यू पूछी आपसे? 7 पार्ट्स। मैंने उमर की वैल्यू पूछी है। जी तो उमर की वैल्यू पता करने के लिए उमर के पार्ट्स पता होने चाहिए। उमर को कितने हिस्से मिले हैं? 7 7 आउट ऑफ 9। 9। उमर को 7 हिस्से मिले हैं टोटल 9 हिस्सों में से। आप 7/9 पता करेंगे ऑफ किस चीज का 7/9? किस चीज के 9 हिस्से करोगे तुम? 540। 140। 540 के। 540 के 9 हिस्से करोगे और उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही। आप में से किसी ने यूनिटरी मेथड का नाम सुना है? जी। सही है, मैं फिलहाल वो डिस्कस नहीं कर रहा। हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये आ रहा हो कि सर आप 540 को 9 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, मैं फिलहाल ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। सही है,
क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये उमर का शेयर आ रहा है, सही है। तो जी ये हो गया 60 और 7 टाइम्स 60 इज 420। मैं फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन बना कर रहा हूं, मैं यूनिटरी मेथड इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा, सही है, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं मेरे पास। अच्छा, इंक्रीज नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं यार, एक तो बस ये होता था। सिर्फ जरूरी चीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, रेशियो रेट में, और कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर अपना सही कर ले, फिर एडवांस चीजें तो आप इंशाल्लाह खुद भी सही करते रहेंगे। चलिए, सवाल पढ़ के मुझे बताइए। रेशो तो मैंने आपसे कहा कि आपको हमेशा दिया ही होगा। क्या सर? तो रेशो तो आपको दिया हुआ है, सही है। जी चलिए जल्दी से, तो सबसे पहले रेशो तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको हमेशा ही दिया होगा, तो रेशो तो आपको दिया हुआ है, सही है। जी अब रेशो के बाद उसने आपको चार में से कोई एक वैल्यू देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। इसने कौन सी वैल्यू दी भी आपको? डिफरेंस। डिफरेंस। ये डिफरेंस असल में कितने पार्ट्स की वैल्यू है? जूनियर मेंबर्स, जूनियर से सीनियर का रेशो कितना है? 7:10। 7:10। तो जूनियर और सीनियर मेंबर्स के पार्ट्स में कितने पार्ट्स का डिफरेंस है? 3। 3 पार्ट्स का। और मैंने आपको डिफरेंस की ही वैल्यू बताई है, तो मैंने आपको कितने पार्ट्स की वैल्यू बता दी? 3 यार मैं मैंने वीडियो आपको मैंने आपको 3 पार्ट्स की वैल्यू बता दी। अब उसके बाद हो सकता है मैं आपसे नंबर ऑफ जूनियर मेंबर्स पूछूं, हो सकता है मैं आपसे नंबर ऑफ सीनियर मेंबर्स पूछूं, हो सकता है मैं आपसे नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स पूछूं। यहाँ मैंने आपसे क्या पूछा है? सवाल में मैंने आपसे क्या पूछा है? टोटल मेंबर्स कितने हैं? कितने पार्ट्स की वैल्यू पूछी है मैंने आपसे? 17। 17 पार्ट्स की वैल्यू पूछी है। आपको कितने पार्ट्स की वैल्यू पता है? 3। तो आप क्या लिखेंगे? 3/17 कौन सा? ऑफ द, किसका? 3/17 टोटल वैल्यू। ऑफ टोटल, जो भी आपके पास टोटल होता है उसका फ्रैक्शन लेते हैं आप, तो आपको वैल्यू पता लगती है। 3/17 ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 18। आपको टोटल बताना है मुझे, तो आप इस 3/17 का क्या करेंगे? वहां लेकर जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। 3 1 3, 3 6 18, और 6 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 102, 102 मेंबर्स,
सही है। बस इस पूरे काम में ना ये लिखना आना चाहिए है। अगर आप ग्रेड 8 या ग्रेड 9 में है और आपको इस लेवल का फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा तो आप दोबारा पढ़े, देखते रहे, ठीक है। अगर इस तरह की चीज आपको लिखनी नहीं आ रही और उसके बाद आप आगे जा रहे हैं तो आगे चीजें सिर्फ आपको मुश्किल ही लगनी है। ये इस तरह की चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, उतनी प्रैक्टिस करें, उतना डिस्कशन करें जब तक ये आपको समझ में नहीं आए। सही है। फॉर्मूले लिखने पे मेहनत करें। जिस भी ग्रेड में आप, जिस वक्त आप स्कूल में स्टेप करें, आप कोशिश करें आपको बेसिक फॉर्मूले लिखने आते हो। समझ आइए बात। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्मूला या